हाय फ्रेंड्स, माय नेम है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ और लाता रहता हूँ। आज भी लाया हूँ और आज का वीडियो अच्छा बना है। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। इकोनॉमिक्स में हम परिभाषा देखेंगे, विशेषता देखेंगे, आलोचना देखेंगे और एक और परिभाषा। इसके बाद इस चैप्टर को आज क्लोज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता से आज से दोस्तों आपके पास संसाधन कम होते हैं या कोई चीज़ आपके पास कम होती है। और सीमितता से आज से वही है, आपके पास कोई चीज़ आवश्यकता से कम है, मतलब सीमित है, तो उसको सीमित बोला जाता है। इसे प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार है। तो इसमें देखते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्ष्यों के संबंध के रूप में करता है। आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा है और इनकी परिभाषा की हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं जो हमारे यहाँ पर आता है। रॉबिन्सन की परिभाषा की व्याख्या। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट हैं। तो चलिए इन पॉइंटों को हम कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है असीमित आवश्यकताएं। आप जानते होंगे असीमित क्या होता है, असीमित क्या होता है। तो असीमित से ऐसे दोस्तों जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब हमारी आवश्यकता, एक आवश्यकता खत्म होने के बजाय हमारी दूसरी आवश्यकता पुनः जागृत हो जाती है, या एक आवश्यकता खत्म होने के बाद दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। हमने सुना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि हमारे आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब से मनुष्य जन्म लेता है तभी से उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है और मरने के पश्चात ही उसकी आवश्यकता समाप्त होती है। इससे पश्चात हमारा सेकंड पॉइंट में आता है साधनों की सीमितता। तो साधनों की सीमितता से आसे दोस्तों हमें बहुत चीज़ें प्राप्त करनी होती हैं और बहुत चीज़ें हमारी आवश्यकता होती है या हमारी मांग भी होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं। अगर एक गरीब चाहता है कि वह क्या ले, वे कार ले, या गरीब लोग चाहते हैं कि हम कार लें, तो उनके पास साधन सीमित हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, तथा आवश्यकता भी सीमित होती हैं जिन्हें हमें उसके अनुसार उनका उपयोग करना पड़ता है। बहुत सारे हमारी आवश्यकता होती हैं, उसमें से हमें प्योरिटी वाइज, मतलब जिन आवश्यकता का मतलब पहले बहुत अधिक हैं, मतलब ज़रूरी है, हम उनको पूरी करते हैं, जो हमारे फोर्थ पॉइंट में हम भी कवर करने वाले हैं। इसके साथ हमारे थर्ड पॉइंट में आता है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग से दोस्तों आप एक साधन के स्थान पर आप दूसरे साधन का उपयोग करते हो, उससे क्या कहते हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। मतलब आपके पास कोयला है, एक साधन के स्थान पर दूसरे, आपके पास कोयला है, आप उसका उपयोग कारखाने में कर सकते हो, है ना, कारखाने में, या आप उसका कोयले का प्रयोग आप रेलवे में कर सकते हो, रेलगाड़ी चलाने में, या विद्युत संयंत्र जो इससे बिजली बनता है उसके थ्रू आप कर सकते हो, या आप जानते हो कि घरों में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। तो यही होता है दोस्तों, आप वैकल्पिक प्रयोग करते हो, बहुत सारे प्रयोग करते हो। आप इसे बिजली के माध्यम से समझ सकते हो। आप इसको बिजली को बल्ब जलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए और किसी माध्यम से आप उसका उपयोग कर सकते हो, है ना। तो यह होता है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हम फोर्थ पॉइंट को कवर करते हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, और हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, बस यही कि आपकी आवश्यकता होती है, उसे कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। जो आवश्यकताएं बहुत तीव्र होती हैं, मतलब आपको एग्जांपल दूं तो आपको भूख लगी है, तो यह आवश्यकता सबसे तीव्र है। आप बहुत चीज़ों को रोक सकते हैं, मतलब कपड़े लेना है उसे एक दिन आप टाल सकते हैं, बाइक लेना है उसे 1 साल टाल सकते हैं, लेकिन आपको भूख लगी है तो इसको आप नहीं टाल सकते। आपको भूख लगी तो आपको खाना जरूरी है। इसके पश्चात अगर नींद लगी है तो आपको सोना जरूरी है। तो आवश्यकता उनकी तीव्रता के अनुसार उन्हें हम टालते हैं या उन्हें आगे लाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे रॉबिन्सन की परिभाषा की विशेषताएं, जो कि बहुत अच्छी है और हमें लगता है आपको भी अच्छी लगेगी। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा का फर्स्ट पॉइंट है मनुष्यों को विवेकशील प्राणी मानना। विवेकशील मतलब आप क्या समझते हैं? विश्लेषण करने वाला, मतलब विवेक मतलब आप वे समझते हैं। विवेकशील मतलब वे सीमित साधनों के
महत्व को समझते हैं, है ना, उनके भी संयोजन करें, मतलब तालमेल लेके चलेंगे, उनका मानना है। इसके पश्चात हमारा सेकंड पॉइंट आता है, अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। तो इसमें अर्थशास्त्र को एक मानव विज्ञान कहा गया है, जिसके अंतर्गत चुनाव संबंधित पहलू का अध्ययन किया जाता है। चुनाव संबंधी दोस्तों, चुनाव उसे कहते हैं जिसमें आपको किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे मानव विज्ञान कहते हैं। इसके पश्चात हमारा थर्ड पॉइंट में आता है मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन दोस्तों, तो उनकी जो क्रियाएं रहती हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की जितने भी क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित होती हैं, उन्हें इसमें क्या कहते हैं, विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट में आता है भौतिक एवं अभौतिक क्रियाओं में भेद ना करना। तो इसमें भौतिक और अभौतिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। भौतिक के भ्रम जाल में नहीं फंसी हैं, मतलब उनकी जो परिभाषा है उसमें भौतिक के भ्रम जाल में नहीं फंसी है। उन्होंने भौतिक और भौतिक, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में भेद नहीं किया है। इसके पश्चात हम आते हैं हमारे 5 पॉइंट में, तो अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र, क्योंकि उन्होंने अपनी परिभाषा में बहुत चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, इंक्लूड किया है, इसलिए अर्थशास्त्र की उनकी परिभाषा बहुत 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 बड़ी है। अगर हम बात करें तो मुद्रा विनिमय व्यक्तिगत एवं सामाजिक आचरण में समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू होता है, मतलब जो उनकी जो परिभाषा है वह इन सब में लागू होता है, इसलिए अर्थशास्त्र का उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ और। इसके पश्चात दोस्तों हम आ गए हैं रॉबिन्सन की परिभाषा की आलोचना पे। तो रॉबिन्सन की जो परिभाषा है उनके बारे में कुछ लोगों ने बोला है, कुछ पॉइंट में उनका मतलब विरोध किया है, तो उनके विरोध को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक, तो उन्होंने बोला है कि आपके जो अर्थशास्त्र का आपने क्षेत्र दिया है बहुत व्यापक है, जो कि पूर्णतः असत्य है। इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने धार्मिक क्षेत्र को भी जोड़ लिया है, राजनीतिक क्षेत्र को भी जोड़ लिया है एवं सामाजिक क्षेत्र को भी जोड़ लिया है, लेकिन अर्थशास्त्र में धन से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दिया गया है। और इसमें चुनाव की समस्या से होता है ना, सीमित साधनों, तो इसमें साधन के बारे में बताया गया है, लेकिन आपने तो पूरी चीज़ों को जोड़ लिया है, इसलिए आपका जो परिभाषा है ना तो बहुत बहुत बड़ा है, अत्यधिक व्यापक है, इसलिए अर्थशास्त्र का इन्होंने क्षेत्र के बोले में आपका जो परिभाषा है बहुत बड़ा, परिभाषा नहीं, आपकी जो क्या है, आपने जो इसका क्षेत्र बताया बहुत बड़ा है, तो इसको छोटा करें बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे सेकंड पॉइंट में आते हैं साधन एवं साध्य के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं। तो इसमें बताया गया कि कोई भी जो प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा में जो साधन साध्य शब्द का प्रयोग किया गया है, वे इसके लिए इनके बीच में अंतर नहीं कर पाए, मतलब उनके बीच में वे अंतर नहीं कर पाए। अनुशों का मत है कि जो एक समय में आपके साध्य होते हैं और दूसरे समय साधन बन जाते हैं। तो इसके पश्चात हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो क्या कहता है उद्देश्यों के प्रति तटस्थ। तो उद्देश्य तटस्थ मतलब जो अर्थशास्त्री को अनुचित और उचित के विषय में कुछ नहीं करना चाहिए। तटस्थ रहने का यही मतलब है, तटस्थ मतलब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन आलोचकों का मत क्या कहता है, अर्थशास्त्री आर्थिक नीतियों की व्याख्या विश्लेषण करता है ना, करता है, मेरे को भी मालूम है। अतः अर्थशास्त्री उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वो विश्लेषण करेगा तो रिजल्ट आएगा तो उसके अनुसार शुरू करना पड़ेगा। लेकिन तटस्थ की बात कहती है, इसलिए उनकी परिभाषा को जटिल बताया, बहुत कॉम्प्लेक्स है बोल दिया है, किसी के समझ में नहीं आएगा, जन सामान्य के समझ से परे है। इसके पश्चात हमारा 5 पॉइंट में बताता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान ही बोला था, तो उन्होंने बोला कि इसको आप कला भी बोलिए, क्योंकि अर्थशास्त्र कला भी है। इसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों, हम आ गए हैं विकास संबंधी परिभाषा जो प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार हैं। तो इसको देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अथवा मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं
के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं तथा किस प्रकार इनका विवरण कहे वितरण है सॉरी इनका वितरण समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में वर्तमान और भावी उपयोग के लिए करते हैं। तो इनके परिभाषा की हम थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है, किस बात का अध्ययन करता है बताता है कि मनुष्य एवं समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा, जो मनुष्य है और उसके द्वारा जो समाज बनाया है वह मुद्रा द्वारा, मुद्रा के बिना और मुद्रा के बिना अथवा मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उत्पादन मतलब प्रोड्यूसन के लिए वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक मतलब स्थान, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग। जैसे बिजली है तो उसको बल्ब जलाने के स्थान पर उसको मशीन जलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है दुर्लभ साधनों का एक समय, दुर्लभ जो साधन बहुत सीमित है उनका एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं, एक ही टाइम में प्रयोग करते हैं तथा किस प्रकार इनका विवरण समाज के विभिन्न लोगों, तो किस प्रकार इनका जो विवरण है, मैं विवरण बोलता हूँ, वितरण है समाज के विभिन्न वर्गों मतलब सभी लोगों के पास डिवाइड और वर्गों में वर्तमान और भावी उपयोग के लिए करते हैं। मतलब जो इनके पास साधन है बोला गया है और समाज के विभिन्न लोगों तक वर्तमान और भावी में किस प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार हमारा वीडियो खत्म होता है। आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे 738 माई इंस्टाग्राम। तो थैंक यू वॉचिंग, आपका धन्यवाद, लाइक करते हो आशा है। हाँ, एक पॉइंट बताना चाहूँगा, अब जब भी पढ़ाई करते रहते हो आप ऐसी जगह का चुनाव करो जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता है। ये मेरा एक टॉपिक है जो मैं आज से चालू करने वाला हूँ। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक बताऊँगा कि आपको पढ़ाई में कैसे हेल्प कर सकते हो। तो टाटा बाय बाय।